nation now. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in our constitution, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Today in our studios, we are joined by esteemed guest Mr. Shailesh Pandey ji from the BJP. Shailesh Pandey ji, namaskar. Welcome to the show. Shailesh ji, namaskar. नमस्ते नमस्ते नमस्कार. शैलेश जी, आज जिस प्रकार से अमित शाह जी और मोदी जी ने कहा कि आफ्टर द 5 फेजेस के बाद एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एकदम एट होम 310 पार. आपका टारगेट है 400 पार, मगर अब की बार 400 पार, मगर 5 फेजेस के बाद अमित शाह जी का कहना है वी आर 310 पार, 310 पार है. ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस में आत्मशक्ति, आत्मबल जो आप कह सकते हो, ये कहां से? राहुल गांधी जी का कुछ और कहना है. शैलेश पांडे जी, क्या 310 पार सही टारगेट है 5th फेज के बाद? बिल्कुल. और ये जो ताकत है, ये ताकत देश की जनता का, एक देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद की ताकत है. ये ताकत है जो पूरे देश में विकास की गंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहाई, उसकी ताकत है. ये ताकत है उन नारी शक्ति का, महिला शक्ति का, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नारी अभिनंदन 33% आरक्षण विधानसभा राज्यसभा में दिया. उनके लिए, उन बहनों का जो जिनके लिए 3 तलाक का कानून दिया, ये उन सभी गरीबों का जिनको 4.5 करोड़ से ज्यादा उनके सर पे छप्पर दिया, घर दिया, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, प्रांत के हो. ये 80 करोड़ उन देशवासियों को जिनको फ्री में कोविड से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी अनाज देने का काम कर रहे हैं. ये उन गरीबों का आशीर्वाद है जो 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर नरेंद्र मोदी जी की योजना, नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था, नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण की नीति के कारण 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर लाए गए हैं. ये ताकत है उन युवाओं की जिन्होंने देश में नए नए मेड इन इंडिया, स्टार्टअप और सारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने पैरों को मजबूत कर भारत माता को मजबूत करने के लिए वो सतत प्रयत्न कर रहे हैं. ये ताकत है देश के 140 करोड़ नागरिकों का. ये ताकत है अपने देश के स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गौरव करने वाले समाज का, जिनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में उनके मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें लाखों राम भक्तों को, कारसेवकों को शहीद होना पड़ा था. ये ताकत है उनकी जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो 51 शक्तिपीठ हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो राम पथ गमन का मार्ग हो, चाहे वो बुद्ध सर्किट हो, चाहे वो जैन सर्किट हो, चाहे वो सूफी सर्किट हो, सर्वधर्म समभाव की भावना से देश के प्रत्येक संप्रदाय, धर्म के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का काम किया. ये ताकत है देश का, नरेंद्र मोदी के पीछे जिन्होंने एक नया कीर्तिमान, नया भारत का निर्माण किया. उदाहरण के तौर पे जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, और जबकि पीडीपी की नेता ये कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आज वहां अमन, चैन और शैलेश पांडे जी, और आज कश्मीर में पिछले चुनाव की अपेक्षा सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है. वहां के मुसलमान भाई बहनों ने खुलकर आकर मोदी जी की नीति का समर्थन करते हुए मतदान किया है. आज कश्मीर में मुसलमान भाइयों ने, देशवासियों ने एक आतंकवाद के खिलाफ वोट किया है,
पत्थरबाजी के खिलाफ वोट किया है, देश के लिए वोट किया है, देश और कश्मीर की राहुल शैलेश जी, राहुल गांधी जी का कहना, बातों में मत आइए। 100 पहले उन्होंने कहा 4 दिन पहले 180 तक बीजेपी पहुंच जाएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 में से लिखे ले लो, बीजेपी 150 के ऊपर जाने वाला नहीं है। बिकॉज हमारे जो जन कल्याण स्कीम है, गरीब कल्याण योजना है, हमारे जो मैनिफेस्टो है, उसे लोग बहुत इंप्रेस हो गए, उसे मोदी जी तक हिल गए हैं। हमारे जो महालक्ष्मी योजना है, 25 लाख का जो हेल्थ वेलफेयर स्कीम है, महिलाओं को पहली नौकरी पक्की। तो ये राहुल गांधी जी का कहना आप कैसे देखते हो? बोले कि बीजेपी 150 तक सीमित होगा। कैसे देखते हो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट? पांडे जी, राहुल गांधी को तो उनके घर वाले ही सीरियस नहीं लेते, देश क्या सीरियस लेगा। और मैं तो उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि देश के स्वतंत्रता सैनिकों का, स्वातंत्र वीरों का बखान करना चाहिए कि अपमान करना चाहिए। स्वातंत्र वीर आदरणीय परम पूज्य स्वातंत्र वीर सावरकर के बारे में जिस तरह से विभत्स टिप्पणियां कई बार राहुल गांधी जी ने किया है, देश की जनता उनसे बहुत नाराज रहती है। देखिए, ये एक आदमी की सोच को दर्शाता है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये देश सन्यासियों का है, पुजारियों का नहीं है। आज देश के अंदर करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मंदिरों में पुजारी हैं। पुजारी जो भक्तों को दर्शन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं भगवान का, देवी देवताओं का, उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये कामना करते हैं देशवासियों के लिए, भक्तों के लिए। और उनके लिए ये कहना कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तो ये देश के करोड़ों करोड़ों पुजारियों का अपमान है। ये देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का अपमान है। ये देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और दूसरी बात, वो जिस तरह से खास तौर से इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, हिंदू समाज के बारे में वो जो तीखी टिप्पणियां करते हैं कि हमें हिंदुत्ववादियों को यहां से भगाना है। अरे, ये देश में आज 85% हिंदू, 85% बहुसंख्यक लोगों को भगाने की बात करते हो, तो आप किसको रखने की बात करते हो? इससे स्पष्ट तौर से राहुल गांधी के दिमाग में जो केमिकल लोचा है, वो लोचा दुनिया को, देश को दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी आगे जाके शैलेश पांडे जी का ही अपमान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, मैंने जो उदाहरण प्रदीप जी आपके सामने प्रस्तुत किए, इन राहुल गांधी के इस जो वक्तव्य है, जो कार्य है, उससे तो ये मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको तो किसी मानसिक रोगी अस्पताल में इनको एडमिट करके पहले इनका अच्छे से इलाज कराना चाहिए, ताकि इनकी जरा बुद्धि, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि मिले। आज भी राहुल गांधी जी का कहना है कि संविधान खतरे में, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, संविधान खतरे में। संविधान ने पूरे देश के देशवासियों को राइट्स और ऑब्लिगेशंस संविधान से प्रदान है। मोदी जी और बीजेपी इस संविधान और आपके हक और अधिकार को छीनना चाहता है। राहुल गांधी जी का कहना है, राहुल गांधी जी कहना है कि सचमुच देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हमको सबको मिलकर इसको बचाना पड़ेगा। राहुल गांधी का इंडिया अलायंस पार्टनर केजरीवाल जी भी कह रहा है कि मोदी जी का जो मिशन है, वन नेशन वन लीडर, ये बहुत खतरनाक मिशन है। ये पूरे बाकी जितने लीडर्स हैं सबको जेल में डाल देंगे, और वन नेशन वन लीडर जिस प्रकार से चल रहा है उनके दिमाग में, वो देश के हित में नहीं है। शैलेश पांडे जी, आप क्या देखते हो दोनों राहुल गांधी और केजरीवाल जी पे? इसमें अच्छा टाइम दीजिएगा, बीच में बिल्कुल आप बोलिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। यस। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताता हूं, चुनाव कभी भी होते हैं तो हवाई मुद्दे से या भ्रम फैलाने के मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। चुनाव होते हैं विकास के मुद्दे पे। शुरुआत में जब चुनाव की शुरुआत हुई तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
कार्यकर्ता, नेता सारे और इवन की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जो 10 साल के विकास काम है वो विकास काम को लोगों के सामने लेके गए, अपने कार्य अहवाल के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही चुनाव थोड़ा सा गति पकड़ा, राहुल गांधी और एनडीए अलायंस के सारे गठबंधन ने मिलकर सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा इन्होंने पकड़ा, जिसमें सबसे पहला इन्होंने देश को दिग्भ्रमित किया, भ्रम फैलाया, संविधान खतरे में है। दूसरा, सनातन धर्म का अपमान। तीसरा, सबको जेल में डाल देंगे, तानाशाही करेंगे। ये 3 मुद्दे के अलावा राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपके पहले मुद्दे पर कि ये जो राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ये बेवकूफ आदमी है। देश की जनता इनके बहकावे में आएगी नहीं। आज ये जो बात कर रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को खुलकर आकर सामने ये कहना पड़ा और वो बोल रहे हर जगह। आज इनके वजह से देश के प्रधानमंत्री को ये बात बार बार कहनी पड़ रही है कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी, भारत रत्न जिन्होंने ये संविधान लिखा है, वो भी स्वयं आ जाए तो आज वो भी संविधान बदली नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जनता ये बात जानती है, लेकिन ये लोग हर जनसभा में, हर रैली में सिर्फ संविधान खतरे में, संविधान खतरे में ये भ्रम फैला रहे। तो हमने तो हमारी बात नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हम जैसे हजारों प्रवक्ताओं ने बड़े स्पष्टता से ये विषय जनता के बीच में रखा है कि संविधान को कोई छुएगा भी नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी और कांग्रेस और एनडीए अलायंस, तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। मैं तो कहूंगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम संविधान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब समाज के कल्याण का काम किए 10 सालों में। लेकिन कांग्रेस ने 65 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 110 बार संविधान में अमेंडमेंट किया। संविधान के अंदर 110 बार से ज्यादा बार संशोधन किया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मूलभूत ढांचे में संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश की। मेरे पास संविधान की बुक है, मैंने आपके चैनल पे पहले भी दिखाया था कि संविधान की जो मूल कॉपी है उसमें सबसे पहले पृष्ठ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का फोटो था। आज वो फोटो इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, भगवान शिव का नटराज की मूर्ति का फोटो था। वहां पर संविधान से जुड़े हुए अनेक फोटो थे, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के, सभ्यता के, संस्कृति के स्वरूप के रूप में। लेकिन इन्होंने भारत की प्राचीन, गौरवशाली, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम संविधान से किया। इन कांग्रेसियों ने किया। ये कांग्रेसियों का पाप है, पाप है, पाप है, मैं कहता हूं। उसके बाद आप आइए 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी लगाकर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समाज सेवकों को, पत्रकारों को, सबको जेल के अंदर ठूसने का काम किया। जबरदस्ती 1.5 साल तक लोगों को जेल के अंदर ठूस के रखा। पूरे देश में इन्होंने तांडव किया, अन्याय किया, अत्याचार किया। राजनाथ सिंह जी जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था। उनको उनके अंतिम संस्कार में भी इन कांग्रेसियों ने जाने नहीं दिया था। इतना बड़ा घोर पाप इन कांग्रेसियों ने इमरजेंसी में किया था। उसके बाद आप आइए 1984 में सिख दंगों में लाखों सिखों भाइयों को हत्या करने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। तब संविधान खतरे में लाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। जैसे कि 1975 में इमरजेंसी लगा के किया, 1984 में सिख दंगों को, सिखों को मार के किया। और उसके बाद आप आइए 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार किया गया। वो पूरे देश में दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए, हत्याएं हुई है। ये तब संविधान खतरे में आया था इन कांग्रेसियों के कारण। संविधान तब खतरे में आया था जब देश में सैकड़ों हिंदू मुसलमान के दंगे इस कांग्रेस के शासन में किया गया। फिर चाहे वो भिवंडी हो, टांडा हो, मेरठ हो, बलिया हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो। और दंगों के बाद देश के अंदर बम विस्फोट जो हुए, आज चाहे वो कश्मीर में बम विस्फोट हुआ, चाहे
चाहे वो सूरत में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, बड़ौदा में हुआ, मुंबई में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बनारस में हुआ, सारे बम विस्फोट कराने जब जब हुए तब तब देश का संविधान खतरे में आया। सैकड़ों बार देश का संविधान को खतरे में लाने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है। और संविधान को मजबूत करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश के अंदर मुझे बताइए, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सबसे पहले, जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसी तरह से आरक्षण दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने इनके राज्य में, आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम करके क्या ये संविधान को खत्म करने का काम नहीं किया? उसके बाद वही काम इन्होंने कर्नाटका में किया। कर्नाटका में भी वहां पर जो ओबीसी समाज का हक छीनकर अल्पसंख्यकों को ओबीसी समाज में डालने का काम रातों रात चुपके से किया, तब इन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया। और आज छाती ठोक कर हम बोल रहे, नरेंद्र मोदी बोल रहे कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, गरीबों का, फिर गरीब किसी भी धर्म का हो, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूं। गरीब गरीब होता है, गरीब का कोई धर्म नहीं होता है, और वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उनको जो आरक्षण दिया गया है, आदिवासियों को, वनवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को, उनको आरक्षण को 1% भी हम छीनने नहीं देंगे। और शैलेश पांडे जी, सारा का सारा जो जिसका हक है उसको हक दिलाते रहेंगे। संविधान को हम जरा भी छूने नहीं देंगे। शैलेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। कल हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे जो यूपी से लाइव पर थे, तो उनका कहना है कि बीजेपी का जो घोड़ा है विजय रथ यहां पर रुक जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यहां तक उन्होंने कहा कि अयोध्या भी, भले आपने राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया हो, राम मंदिर अयोध्या से भी बीजेपी का कैंडिडेट हारने वाला है, समाजवादी पार्टी का कहना है, समाजवादी कैंडिडेट। तो आपका कुछ ज्ञान है यूपी के जिस प्रकार से रवैया चालू है वहां पर इलेक्शन के रैलीज वगैरह? बोलिए शैलेश पांडे जी। प्रदीप जी, मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का, मेरी मातृभूमि प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश के राजनीति की नस नस को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मुझे अभी भी याद है कि एक समय ऐसा था, आज से 10 साल पहले, कि मैं खुद दूसरों को तो जाने दूं, जब राजनीति की बात आती थी तो मैं ये कहता कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जाकर राजनीति करना आज बड़ा कठिन काम हो गया है, और मन नहीं करता था। क्यों? कि वहां हर एक जिले में दहशतवादी थे, माफिया थे और अपराधी थे। अपराधियों का गढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर, एक मिनट, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के समय से लेकर सारे अपराधियों को समाजवादी पार्टी में लिया गया। उत्तर प्रदेश के राजनीति का अपराधीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, बसपा ने किया। हर जिले में आप देखेंगे तो वहां पर आपको अतीक अहमद मिलेगा, विजय मिश्रा मिलेगा, तो कोई माफिया मिलेगा, तो कोई मुख्तार अंसारी मिलेगा, और ये सारे लोग अपराध की राजनीति करते थे। अपराध में माफियागिरी करके गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करते थे, और उत्तर प्रदेश में कोई भी रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा आ नहीं पाता था, क्योंकि इन्हीं माफियाओं से वो तकलीफ होती। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन अपराधियों की, माफियाओं की कमर तोड़ दिया है। और आज मजाल नहीं है किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, कोई किसी भी प्रकार का वसूली कर ले, कोई किसी भी प्रकार का अपहरण कर ले, कोई किसी भी प्रकार का दबंगई कर ले, कोई किसी भी प्रकार का सामूहिक बड़ा अपराध कर ले। आज उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी की विकास नीति और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने की नीति का सराह रही है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में काशी बाबा का कॉरिडोर, काशी का जिस तरह से पूर्वांचल का विकास किया है,
आज घेवर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य हिंदुस्तान का है जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा कृषि में सबसे आगे बना हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज के डेट में सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा, और उसके साथ ही अपराध मुक्त करके वहां पर उद्योग धंधे बिजनेस व्यवसाय बनाने का काम मोदी और योगी जी ने मिलकर किया है। आज उत्तर प्रदेश के आप एक एक हाईवे देख लीजिए, बनारस से प्रयागराज हाईवे देखिए, लखनऊ से आप बनारस का हाईवे देखिए, मेरठ से दिल्ली का हाईवे देखिए, दिल्ली से मथुरा का हाईवे देखिए। आज जो यमुना एक्सप्रेस हो, गंगा एक्सप्रेस हो, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज हाईवे बनाकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किया जा रहा है। वहां पर नए एम्स बनाए गए, नए एयरपोर्ट बनाए गए, वंदे भारत की ट्रेन हो या और तेज गति से चलने वाले ट्रेनें हैं, इन सारे चीजों का बहुत बड़े तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उत्तर प्रदेश में किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश का जो विकास है विकास बढ़े। आज आप देखेंगे पहले उत्तर प्रदेश को विदेशी या देशी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते थे। आज महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स अगर इस देश के अंदर किसी प्रदेश को मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बड़े ही तीव्र गति से उत्तम प्रदेश बन रहा है और ये विकास की नीति, विरासत को सजोने की नीति, आज इन्हीं नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश थंपिंग मेजॉरिटी से जीतने वाला है। 80 में से 77 सीट उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिलेगा। मैं ये दावे से कहता हूं 4 तारीख को प्रदीप जी चाहिए तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके चैनल पे रहूंगा। बिल्कुल पांडे जी, आप चर्चा करेंगे, आप लिख के रखिए। 80 में से 77 सीट उत्तर प्रदेश में देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और देश में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस है वो 77 सीट ले रही है। शरद पांडे जी, यहां पर शरद पवार जी ये कह रहा है कि मैंने 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन भी देखा था, मगर इंडिया शाइनिंग कैंपेन जब भी चल रहा था तब भी मैं बोल रहा था कि इसको सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, इंडिया शाइनिंग को सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। और आज मैं आपको बोलता हूं कि 400 पार नहीं होगा। एमवीए 50% सीट से ज्यादा एमवीए को यहां पर सीट जीतेगी जो उनके महाविकास अघाड़ी है, और बीजेपी वो मुकाम पहुंच नहीं पाएंगे जो 400 प्लस मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हो शरद पवार जी का स्टेटमेंट? पवार साहब कह रहे हैं कि ये सपना छोड़ दो, 400 पार नहीं होने वाला है। इंडिया शाइनिंग के उदाहरण दे रहा है, तब भी आप बोले थे इंडिया शाइनिंग और नहीं हुआ था, अब तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए उस वक्त का जो हालात थे वो अलग थे, आज के हालात अलग है। आज देश को एक लौह पुरुष जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से अपने दम की मेजॉरिटी पे देश में देश की जनता की सेवा कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो अकूत विकास के काम किए हैं, विकास के काम को जनता भुला नहीं सकती। देश की जनता ये भी देख रही है कि आज पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस बहुत मजबूत है। आज पहले की अपेक्षा शरद पवार की पार्टी कितनी मजबूत थी उस वक्त इंडिया साइनिंग के वक्त, और आज शरद पवार की पार्टी की हालत क्या है, इसमें आप फर्क देख लीजिए। देश की जनता ये फर्क देख रही है। देश की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में एकमात्र विकल्प नेता इस देश के पास बचा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में और देश को चलाने के लिए। आज शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई, वो तो शरद पवार अपना परिवार नहीं बचा पाए, उनका सगा भतीजा उनको छोड़कर, उनके 44 विधायक उनको छोड़ के, उनके सारे सांसद उनको छोड़ के आज वो अलग पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बना लिए। शरद पवार तो न अपना दल बचा पाए,
न अपने परिवार को बचा पाए, न अपने सिंबल को बचा पाए। आज शरद पवार की हालत बहुत ही दयनीय है। और मैं तो इतना भी कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोता है वही काटता, यही शरद पवार है। कभी ये कांग्रेस को तोड़ते थे, कभी ये शिवसेना को तोड़ते थे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को खत्म करने का ये जो नीति है, ये शरद पवार की नीति है। आज शरद पवार की नीति के कारण ही शरद पवार की पार्टी खुद खत्म हो गई, इनका परिवार में फूट हो गया, और इन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी खत्म कर दिया। तो अभी बचा कौन है लड़ने के लिए? और जो बचे हैं अब अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर शराब नीति के घोटाला में वो जेल के सलाखों के पीछे गए, वो तो जमानत पे है। उनका मंत्रिमंडल पांडे जी, शरद पवार जी जेल के अंदर है, शरद पवार जी झारखंड के मुख्यमंत्री जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये तो सारे भ्रष्टाचारी नामबियार जी इकट्ठे हुए हैं। और ये भी किस लिए इकट्ठे हुए? ये सिर्फ परिवारवाद को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार में जेल में ना जाए इसके लिए आए हुए इकट्ठे, कि वो जेल जाने से बच जाए। और लेकिन कोई भी जेल जाने से बचेगा नहीं। पांडे जी, शरद पवार जी बोल रहे थे कि व्यक्तिगत पर्सनल अटैक्स जो मोदी साहब ने किया, बोले मोदी साहब ने मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए, बोले कि मैं भटकता आत्मा हूं, मैं भटकता आत्मा हूं। उन्होंने कहा नकली एनसीपी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का कहा कि ये नकली शिवसेना है। बोले ये भटकती आत्मा, नकली सेना, नकली एनसीपी। बोले कि देखो मुझ पर पहले भी पर्सनल अटैक हुआ था, जीआर खैरनार अन्ना हजारे ने किया था। आज अन्ना हजारे है ही कर, अन्ना हजारे भी नहीं है, जीआर खैरनार भी है, मैं हूं। तो महाराष्ट्र के इलेक्टोरेट पर्सनल अटैक्स को माफ नहीं करते, इसलिए मैं जीतूं। तो ये पवार साहब का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो पांडे जी? नहीं, देखिए, पवार साहब का स्टेटमेंट सिर्फ अपने बचाव के लिए है। और लेकिन महाराष्ट्र की जनता, इस देश की जनता ये अच्छी तरह से जान रही है कि पवार साहब आज ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी सुप्रिया सुले को फिर से सांसद बनाने और उसकी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए। वो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, उनको महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे करप्ट आदमी, इस देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियन अगर कोई है इस धरती पे, वो शरद पवार है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे अपने बेटे की राजनीति को बचाने के लिए, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए ये इंडिया अलायंस में एक साथ गठबंधन में आए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में जो उनके साथी हैं जेल के अंदर है, उनके बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ममता बनर्जी टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति को बचाने के लिए, अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए वो राजनीति करके एनडीए अलायंस में आई है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि के राजनीति को बचाने के लिए, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए ये एक साथ आए हुए। आप बिहार में आइए, वहां पर लालू प्रसाद यादव, वो भी अभी जमानत पे है, चारा घोटाला से छूट के आए हैं जमानत पे। और अभी भी एक केस चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी देने का, सरकारी नौकरी रेलवे में जो दिया उसके बदले में जमीन लिया है लोगों ने। ये फंसे हुए फिर जाएंगे जेल के अंदर। तो ये सारे भ्रष्टाचारी ये अपने बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी और इनके जो खानदान है पूरा, उसको राजनीति को बचाने के लिए आए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव, अपने भाई धर्मेंद्र, चाचा चाची, फूफा फूफा, पूरे 65 लोग हैं एक ही परिवार के जो राजनीति कर रहे हैं। कोई सांसद है, विधायक है, पैदा नहीं हुआ है वो, उसका भी भविष्य इन्होंने तय कर दिया है कि वो फलाना विधायक बनेगा। तो बताइए, देश में उत्तर प्रदेश में जो बेचारे जो राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में 20-20 साल से 25-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, उनका क्या राजनीतिक भविष्य भाई? ये सारे एनडीए अलायंस के, हाँ, कश्मीर में आइए, फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे के लिए पीडीपी, पहले उनके पिताजी थे, अब उनकी बेटी, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। ये तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे आए हैं अपने को जेल से बचाने के लिए और अपने राजनीति को बचाने के लिए। देश की जनता के सामने इनका सारा बुर्का फट चुका है, इनकी सारी पोल खुल चुकी है। देश की जनता इनके डिपॉजिट जब्त करेगी। आप देखिएगा 4 जून को ये पूरा एनडीए अलायंस। लेकिन शैलेश पांडे जी नमस्कार। पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तो मैंने स्टेटमेंट भी दिया, आज सारे न्यूज़पेपरों में मेरा स्टेटमेंट छपा हुआ है।
45 शैलेश सीट पांडे जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस लेगी। शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार राजू जी, नमस्कार। मैं जरा कैसे हैं लेट हो आप? गया, देर होने की वजह से आपसे माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं। लेकिन एक बार फिर जरा बता दें, आपने लेकिन कश्मीर मेरे की बात कान बड़े करी। बेसब्र थे आपके आवाज सुनने के लिए, बड़ी अच्छा लगा। थैंक यू आपकी सो मच आवाज सर। सुन- सर ऐसा है, आपने कश्मीर की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। किसकी बात? अब्दुल गनी लोन के बेटे सज्जाद लोन, अपने मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। लेकिन वहां पर एक बीजेपी के तो कैंडिडेट होना चाहिए था ना शैलेश पांडे जी। क्या है ये, मतलब ये मजा नहीं आया। देखिए, वेरी राजीव मैं जी- दिल से बोल रहा, माइंड मत कीजिएगा। नहीं बिल्कुल। क्योंकि देखिए साहब, ऐसा है, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई, सभी हिंदुस्तानियों को खुशी हुई जिस दिन आर्टिकल 370 रिपील हुआ। लेकिन आज की तारीख में जितना काम उधर हुआ है, जिस तरीके से, मतलब मोदी साहब को आप खुद बोल रहे हैं समर्थन मिला है, सब कुछ मिला है, तो लिहाजा आपको लगता नहीं है कि वहां पे बीजेपी का एक तो कैंडिडेट होना चाहिए था सर? 3 सीट में से एक तो होना चाहिए था। पांडे जी बताएं। ये सवाल आप आपके चैनल पे मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हैं। जी, मैंने पहले मालूम भी है जवाब मुझे। दिया हुआ, आज भी वही जवाब देता हूँ। देखिए, ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, और पार्टी ने एक तहत रणनीति और स्ट्रेटेजी के तहत कोई निर्णय लिया हुआ है। और अमित शाह जी ने भी इस विषय पे आप लोगों से बात की है कि ठीक है, अभी लगता है कि हमें और वहां पर संगठन मजबूत करना है। संगठन, अरे सर, तो जो असेंबली इलेक्शन आने वाली है सितंबर में, आपको असेंबली इलेक्शन करनी है, वहां तो खड़े होंगे ना, वहां तो कैंडिडेट देंगे ना। देखिए, मैं राजीव जी, बहुत अच्छा हुआ जो आपने कश्मीर की बात छेड़ी थी। मैं अभी पिछले साल ही गया था वहां पर कश्मीर में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जी। और अभी के भी हालात मैंने पता किए और मैं देख भी रहा हूं टेलीविजन पे। आज कश्मीर में जो वहां पर मुसलमान भाई बहन इतने खुश है, मैंने आज से पहले उनको कभी इतना खुश नहीं देखा था। और उनके आंखों में ये खुशी की रोशनी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देश के 140 करोड़ नागरिकों को भी बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा स्वर्ग है, कश्मीर हमारी शान है, कश्मीर हमारे भारत माता का मुकुट है, सिर है। और आज वहां पर खुशहाली आई है, वहां के भाई बहनों की आंखों में रोशनी आई है। जी। वहां धारा 370 हटने के बाद वहां पर रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, चिनाब ब्रिज वहां पर बना। आज डल झील एक बार फिर से वहां पर पर्यटक वहां पर बहुत भारी संख्या में आए। आज ने देखा टेलीविजन पे सचिन तेंदुलकर जी, जो आतंकवादी उनको बैन कर दिए थे, उनके क्रिकेट देखने नहीं देते थे, आज वही कश्मीर के मुसलमान के सचिन तेंदुलकर जी के साथ रास्ते पर क्रिकेट खेलते हैं। आज कितना अच्छा लगा वो देखकर। आज लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। पिछले 40 साल से वहां पर जो जुलूस निकलते थे, इस्लामी जुलूस जो निकलते थे, ताजिया जो निकलते थे, मुहर्रम का तो जुलूस आप बोल रहे हैं। निकलते थे ताजिया, आज वो 40 साल के बाद ताजिया निकला है वहां पे। जी, बिल्कुल सारे धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी बंद हो गई, जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। वहां पर केसर की क्यारी में जो खून से सम जाता था, वो केसर की क्यारियां अब लहलहा उठी हैं। विकास की गंगा वहां पर बह रही है, वहां पर भी खुशहाली आ गई है कश्मीर के लेकिन अंदर। सर, ये बार बार सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा बार बार कि जनाब समय आपने उत्तर देता है राजीव जी, कि आपने वहां कैंडिडेट नहीं दिया कि आप डर गए, ऐसा कहा जाएगा सर? नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बताया कि ये एक रणनीति के तहत ये एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टी की अपने, और उस स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत ये सारी चीजें की गई कहीं है। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जो सीटें आप जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं शायद नहीं होंगी, तो इसलिए एक तो कश्मीर के अंदर आपने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, हो सकता है कि वहाँ पे 2 या 3 सीटें वो भी काम आ जाएं। और नंबर 2, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल टॉक्स आपकी चल रही हैं आदरणीय सामान्य उद्धव ठाकरे जी के साथ, कि कहीं रिजल्ट जो है वो अपेक्षा अनुसार ना हो तो उद्धव जी को वापस ले लिया जाए साथ में। शैलेश पांडे जी, अभी इस विषय पे तो महाराष्ट्र के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी और
बाकी के जो बड़े नेता हैं वही अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जी। लेकिन मैं इसको जरूर कहूंगा कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस जीत रही है, चुनाव जीत रही है। और साथ में मैं ये भी कहता हूं कि राजनीति में किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा दिलीप सकता है। जी, ये शॉकिंग और एडमिशन हमारे लिए है, देख लो। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज सामने से है आता है, कि कभी भी कोई कुछ भी सामने हो से सकता आता है। और हमारी पार्टी को मजबूत करेगा जी। तो उनको भी स्वीकार करने में उनको कोई झिझक नहीं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जितने भी हैं वो सब मानते हैं एक चीज को कि इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ेगा तो बहुत सारे पार्टी फूटने को तैयार है, बहुत सारे। उनमें उद्धव जी के नाम भी ले रहे हैं कि बहुत सारे, शरद पवार जी के भी नाम ले रहे हैं। सर जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। उद्धव जी की वैसे जगह तो आप ही के साथ है, सीधी बात है, घर तो वही है। ये नकारा नहीं जा सकता कि कहता है बैक लेवल टॉक्स हो के रहा साथ तो 25 वर्षों का एक विचारधारा का गठबंधन तो हमारा रहा है, उसमें कोई दो राय काम नहीं। किया ही है। तो उद्धव ठाकरे जी हमारे लिए अछूत थोड़ी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। प्रधानमंत्री जी ने खुद मैं तो बोला, ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। अरे सर, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि अगर वो कभी मुसीबत में हो तो दुनिया का पहला आदमी मैं हूंगा जो उद्धव जी के साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने और बोला। प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे महाराष्ट्र के जनता का, नागरिकों का दिल जीत लिया साहब, दिल जीत लिया। मैं तो बहुत भावुक हो गया था उनके इस वक्तव्य को सुनकर कि देखिए राजनीति में आज लोग उनको इतनी गालियां दे रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं, और इस बीच में भी वो ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे जी को कोई किसी भी प्रकार का संकट आया तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उद्धव ठाकरे जी के मदद के लिए। ये बहुत बड़ी बात और एक संवेदनशील व्यक्तित्व का उन्होंने परिचय दिया, और वो है संवेदनशील व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, बहुत संवेदनशील व्यक्ति। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। शैलेश पांडे जी, मेरा नुकसान हो गया कि मैं आपका पहला पार्ट में आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेशन नाउ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। वैसे भी बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। शैलेश पांडे जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। पांडे जी तो फायर ब्रांड है, फायर ब्रांड, वॉल्केनो बोलते हैं ना, वॉल्केनो, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। एब्सोल्युटली सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वक्तव्य के लिए, इस मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Isn't that wonderful? Isn't that really and truly wonderful? Now, I am so sorry because I didn't realize what you had talked about earlier, because rightfully I should have been listening on my way here. But in terms of family, it is not as if the BJP sons and nephews and grandsons and others are not part of the BJP ruling regime right now. They are. So, what Amit Shah and Modi differs is that they don't take care of the party. They don't take over the party. If you are politically active, the people accept you, you win elections. But you win elections, but you don't take over the organization. The organization is never inherited. And you get to be ministers. Yes, yes. You don't get to be party president. The party, you cannot inherit the party. In fact, somebody told me just the other day that even Mr. Modi doesn't know who the next president of the party is Exactly. going to be. That's Nobody knows. Well, in any event, I think we've got Dr. Sudhir Dhone with us right now from the Congress Party. Dr. Saab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं सब? आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। सो डॉक्टर साहब, हर तरफ से तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है आपके लिए, हर तरफ से हर एक कोई यही बोल रहा है कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, इंडिया अलायंस की पता नहीं 200 सीटें आ रही हैं, 250 आ रही हैं, कोई बोल रहा है 300 आ रही हैं। ये फिगर कहाँ से आ रहे हैं सर? मतलब आपकी क्या राय है, जरा बताएं प्लीज। फिगर ऐसे आ रही है, देखिए 21 अप्रैल को पहला चरण खत्म हुआ चुनाव का। सर जरा जोर से बोलें, थोड़ा सा जरा जोर से बोलें। देखिए कि पूरे देश में बीजेपी के बारे में बहुत नाराजगी है, और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आके गए शैलेश पांडे जी, उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे साहब को हम साथ में ले सकते, उनको हम मदद करेंगे, वो अगर मुसीबत में आए तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार है, मैं पहला आदमी रहूंगा जो मदद करेगा। उन्होंने बोले कि लोग गालियां देते हैं मोदी जी को, क्या क्या नहीं बोलते। आप देखिए उन्होंने बोला ऐसा कि लोग तो मोदी जी को गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन देखिए कितने संवेदनशील है मोदी जी, ऐसा बोला। तो जब भाजपा का प्रवक्ता खुद ही बोलता है
कि मोदी जी को लोग गालियां देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पूरे देश में वही माहौल है। मोदी जी के बारे में बहुत नाराजगी आ गई और लोगों को मालूम पड़ गया कि इलेक्शन पे बोलते हैं, बाद में उनके लोग बोलते हैं तो जुमला था। गडकरी जी बोलते हैं कि ये तो हमारे गले की हड्डी बन गया, अमित शाह जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो इस तरह की बातें होती है। वो हिसाब से जो माहौल है देश में, जो माहौल देश में है उससे, हेलो, जी जी आवाज जी, आ रही सर? हाँ आवाज अब आ रही है, बोलिए सर। हाँ, तो जो माहौल देश में बन रहा है, जो बीजेपी के प्रवक्ता को भी मालूम पड़ गया कि मोदी जी को लोग गालियां दे रहे। तो डॉक्टर ढोने, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, सुधीर ढोने साहब, एक इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर डॉक्टर संबित पात्रा ने माफी भी मांग ली है और वो अब प्रायश्चित भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोला होता कि बाबा जगन्नाथ जो है वो सोनिया गांधी के भक्त हैं, राहुल गांधी के भक्त हैं, इन्होंने तो कह दिया संबित पात्रा जी वैसे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े अकल वाले हैं, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हैं? उनको राज्यसभा में जाना है, इसलिए वो मोदी जी की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। उनको लगा कि मैं वो त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जी है, वो राज्यसभा में पहुंच गए, इनको तो वो कोई एक कारपोरेशन पे बना दिया, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब मैं मोदी जी के करीब जाना चाहता हूँ, इसलिए वो भगवान से ऊपर मान रहे हैं। चुनाव में तो लड़ रहे हैं ना सर? नहीं, चुनाव में लड़, हार गए थे, इसके पहले भी लड़े ना वो जी। वो चुनाव लड़ रहे, वो हार जाएंगे, उनको मालूम है अपन हारने वाले, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमको, मुझे राज्यसभा लेना चाहिए, तो राज्यसभा में जाने के लिए आपसे मैं ये पूछता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के बताइए। दो सवाल है मेरे, उसके बाद प्रदीप जी अपना सवाल पूछेंगे, इसका जरा जवाब दे दें मुझको। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर सुधीर ढोने, आप अगर मान लीजिए किसी देवी देवता के बारे में, किसी हमारे आराध्य के बारे में, आप अगर राहुल गांधी के संदर्भ में ऐसा कुछ कह देते जो डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी कॉर्पोरेट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो तांडव मचा देता, हालत खराब कर देता सबकी। मुझे तो वो बोलते ये हिंदू विरोधी है, इनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, ऐसा बोलते थे। ये देशद्रोही है, ये हिंदू विरोधी है, इनको धर्म से निकाल देना चाहिए, या ऐसा बोलते थे ये लोग। तो डॉक्टर ढोने, आप ये बताइए, आपको लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबकी रिस्पेक्ट है उनको, और उन्होंने, भले आप एग्री करें डिसएग्री करें, आपके ऊपर है, मेरी समझ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया है। आपको लगता नहीं है कि मोदी जी को कोई ऐसा वक्तव्य देना चाहिए था संबित पात्रा के प्रति, ये बोलते हुए कि भाई ऐसी बकवास मत करो, ये बकवास करनी बंद करो, लेकिन मोदी जी के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली? नहीं, मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनकी तारीफ ना करे। अभी देखिए 2014 का जो बदला था शिवराज सिंह चौहान का, तो उन्होंने अभी ले लिया। आपने देखा शिवराज सिंह चौहान ने उनको 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को मना किया था, उनके इलेक्शन में भी उन्होंने, लोकसभा के चुनाव में 2014 के, मोदी जी के फोटो नहीं लगाए थे। तो मोदी जी के दिल में ये भावना थी, तो मोदी जी को तो उनकी तारीफ जो करेगा वही अच्छा लगता है। वो खुद भी ऐसे भगवान, वो तो बोलते हैं कि भाई 2014 से पहले तो ये देश ऐसा था कि लोग बोलते थे कि कहाँ ये देश में जन्म लिया हमने, ये कौन सा, ये कोई देश है, ये कोई लोग है, ये खुद बोला है प्रधानमंत्री ने, और वो भी विदेश में जाके बोला है। सुधीर जी, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी सरकार उसका चौकीदार है। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी सरकार उसका चौकीदार है। कर्नाटक का मॉडल, जहां ओबीसी के आपने हक, एससी एसटी के हक आपने मुस्लिम रिजर्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, ये मोदी साहब होने नहीं देगा। मोदी साहब चौकीदार बनकर उसको सेफगार्ड करेंगे। वंचितों का अधिकार कभी आप जो मैनिपुलेट करना चाहता है वो होने नहीं देगा मोदी सरकार। आज ही मोदी जी ने बोला है कि आई विल नॉट अलाउ द कर्नाटका मॉडल एनीवेयर एल्स। ये ऐसा है कि मुस्लिम समाज जो है, या मोमिन समाज रहता है, अंसारी वगैरह, तो वो ओबीसी में ऑलरेडी है। मुस्लिम समाज महाराष्ट्र में भी है, बाकी देश में भी है, तो ये कोई आज से नहीं हुआ है। तो वो ओबीसी में है, उनकी समाज जो है विनकर बोलते उसको, जो मोमिन समाज,
जो बुनाई करने वाले विनकर, जी, मराठी जी, में जी। विनकर बोलते हैं, वो ओबीसी में है। वो तो कास्ट बेस पे उनको दिया है, धर्म के नाम पे तो आरक्षण नहीं मिल सकता, ये तो बात है। लेकिन ये जो है ना, ये सब गलत बात है। ये जितने भी रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग कोर्ट में जाते हैं, वो सेव द नेशन, सेव मेरिट सेव नेशन, ये सेव मेरिट सेव नेशन वाले लोग सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी के उसमें पदाधिकारी है, वो सब आरक्षण का विरोध करते हैं। और वो बड़े पदाधिकारी है, वो बीजेपी के डायरेक्ट लोग नहीं रहते, लेकिन इनडायरेक्ट लोग हैं, वह कुछ पदाधिकारी भी रहते हैं। तो वो लोग तो कोर्ट में जाते हैं, वो लोग आरोप कर, वो विरोध करते हैं आरक्षण का। तो ये वंचितों के जो सुरक्षा की बात है, रिजर्वेशन की बात है, बीजेपी तो उसके खिलाफ में है। बीजेपी एससी के रिजर्वेशन के खिलाफ में, एसटी के है, ओबीसी के है। और वो जनगणना का क्यों विरोध करे? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, वो इसलिए जनगणना होनी चाहिए कि जिसकी जितनी तादाद रहेगी वो हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेंगी। तो वो हिसाब से ये जनगणना की बात करें, लेकिन इनको डॉक्टर ढोने, क्या ये मैसेज असल में गया है लोगों के बीच में? जो प्रदीप जी ने अभी सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि वंचितों के चौकीदार, यानी वंचितों के हकों के हुकूक के लिए लड़ने वाले सिर्फ मोदी सरकार हैं। तो क्या कांग्रेस का जो ये था ना कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस वगैरह वगैरह, उसके बारे में अब इतनी बात क्यों नहीं हो रही है सर? नहीं, ऐसा है कि मोदी जी ये जो बोल रहे हैं ना, आज आप देखिए पहला चरण जब खत्म हुआ, कब हुआ? 21 तारीख को, 21 अप्रैल को जी। उसके बाद में 23 तारीख को मोदी जी को सब पता चल गया, 22 तारीख को, कि क्या हुआ देश में बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ लहर चल रही है। पहले चरण में मोदी जी को मालूम पड़ा, इंटेलिजेंस उनके पास है, उनके पास उनकी टीम है, तो उनका खुद का भी इंटेलिजेंस है और सरकारी इंटेलिजेंस भी है। तो उनको पता लग गया कि भाई 21 तारीख को जो वोटिंग हुआ पहला चरण का, उसमें अपने खिलाफ में चले गया। तो उन्होंने क्या किया, 2 दिन के बाद 23 तारीख को उन्होंने राजस्थान में क्या बोला कि मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला था कि मुसलमानों का पहला हक है, और बोले ये जो देना चाहते हैं जो पैसे लोगों को, जो आपकी जमा पूंजी है, वो उन्होंने डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम बात की है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को देना चाहते, पहला हक मुसलमानों का है, और किसको देना चाहते हैं? आपकी पसीने की कमाई वो देना चाहते हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए है। यानी उन्होंने खुल के मुसलमानों के खिलाफ बात की है। तो इसका मतलब यही है कि अब उनके ध्यान में आ गया कि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक अब कुछ लोग, सुधीर जी, मगर फिफ्थ फेज के बाद अमित शाह जी का कहना है कि आप सुनना चाहते हो कि बीजेपी कितने मिलेगा? 310 के आंकड़ा पार कर लिए। अमित शाह जी ने कहा कि ऑलरेडी प्लस 310 दोनों साहब, तो दे आर कॉन्फिडेंट, बीजेपी इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, मेजॉरिटी भी पार कर लिया फिफ्थ फेज के बाद। अब वो उन्होंने बोले तो क्या सही रहता है क्या? वो तो हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए बोलना ही पड़ता है कि हमारे तो 400 बोल रहे थे, अभी वो 310 पे आ गया ऐसा बोल रहे हैं, तो कम ही बोल रहे हैं ना। अभी कुछ बाकी भी होंगे। पहले उन्होंने बोले 400 पार, अब की बार 400 पार। फिफ्थ फेज, खुद बोल रहे हैं कि 400 फेज के बाद, पांचवा फेज के बाद 310 बीजेपी ने ऑलरेडी पार कर लिया है, और बाकी के 2 फेज में 400 पार हो जाएगा। नहीं, वो तो बोलना ठीक है। नहीं ठीक है, वो तो बोलेंगे, उनका बोलना जरूरी भी है। अगर वो बोलेंगे कि हमको 150 मिल रही, तो लोग तो ना, वो तो पलट जाएंगे। उनको उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, लोगों में भी यकीन दिलाना है कि हम जीत रहे, हमारी सरकार बन रही, इसलिए वो बोलते हैं। तो उनका बोलना एक चुनावी जुमला है। तो यहाँ पर डॉक्टर ढोने, मैं चाहूंगा आप इस पर जरा रोशनी डालें। मैंने कभी भी अपने पत्रकारिता के जीवन में आज तक कभी, ना इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे ना तब, ना एच.डी. देवेगौड़ा जी, ना चंद्रशेखर जी, उसके पहले वीपी सिंह जी, आई.के. गुजराल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसी के भी वक्त मैंने कभी भी, और हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं, अगर इसका अध्ययन करें या पढ़ाई करें, आपको कभी भी किसी भी वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से या किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि भाई टाटा बिरला ने इनको फला लोगों को पैसा दिया है।
टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, इन सब लोगों ने पैसा दिया। आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को आखिरकार ये बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि क्या अडानी अंबानी से कोई डील हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई क्या, कि टेम्पो में भर के पैसा आपके पास पहुंचा है? सर अभी अब तो आप बता ही दो कितने टेम्पो आए थे और कितने पैसे लेकर के आए, अब तो बता दो सर। नहीं, टेम्पो तो हमारे पास आते नहीं, टेम्पो तो सब उनके पास जाते हैं, उनका ही कर्जा है। जो उद्योगपति है, 2015 से मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे मोदी जी की सरकार है, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है ऐसे कि वो जो विदेश में जाते हैं मोदी जी, तो पूरे उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए जाते हैं। मेरे पास पूरे पुरावे उसका मेरे पास ये है कि लेकिन उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे उद्योगपति हैं, उद्योगपति सर पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको अपनी कंपनी चलानी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने देखा हो कि शायद बीजेपी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है तो कांग्रेस के साथ भी जरा हाथ मिला लो, कहीं ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, वो कर सकते थे, सब पार्टियों को मदद कर सकते हो उद्योगपति। उनको मालूम है कि आज इनकी सरकार जी, लेकिन कांग्रेस को कितना मिला वो मालूम नहीं, लेकिन ये चंदा जो लिया उन्होंने, तो सबको मालूम है बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इसलिए बोला है कि मोदी जी मुद्दों से ध्यान हटा के बात करें। जब ये जो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार नहीं मिला, और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बराबर नहीं, लड़कियां सुरक्षित है, ये सब बातें। और इसके अलावा जो 5 न्याय की बात बोली है, तो ये जब सब कांग्रेस का जो है कि जहाँ पे भी हमारी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे लोगों को सुविधा दे रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, तो इससे ध्यान हटाने के लिए वो बोल रहे होंगे कि भाई ये मुद्दे अगर लोगों तक गए, इसकी ज्यादा चर्चा हुई, तो फिर अब बीजेपी पीछे आ सकती है, लोग पूछेंगे रोजगार नहीं मिले। सर आपके मैनिफेस्टो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप जो बोल रहे हैं ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करेंगे, आप जो कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करके पुरानी रिक्रूटमेंट हम लोग फौज में लाएंगे। अब फौजियों को ये डर है, क्या डर है कि मोदी जी के वक्त में जो उनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं, पेंशन जो बढ़ाई गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग आ करके वो दोबारा कम कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस अब ऐसा कभी नहीं करती सर। कर चुके हैं कांग्रेस, मेरा मुंह मत खुलवाइए सर, कर चुके हैं। नहीं 1973 में आपने किया है, 1973 में 5th पे कमीशन ने OROP विड्रॉ किया, 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों ने विड्रॉ किया, उसके बारे में मत जाइए, वो हिस्ट्री हो गई। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसी प्लान है? तो अगर कोई ऐसी प्लान नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि खैर अब तो चुनाव मतलब सिर्फ 2 ही चरण रह गए, आपको अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा है, रिटायर्ड फौजियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है वहां जाकर के आपको सबको ये समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस की ऐसी कोई योजना नहीं है। सर प्लीज बताएं। सर मैं खुद फौजी का बेटा हूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल। हाँ, मेरे पिताजी जो भारत पाकिस्तान युद्ध में थे और उनको रक्षा मेडल भी मिला हुआ है, और 1971 के जो बांग्लादेश मुक्ति जो युद्ध हुआ उसमें भी मेरे पिताजी थे जी। तो मैं तो फौजी का बेटा हूँ, तो फौजी लोगों के बारे में तो मेरे दिल में हमदर्दी है। और मैंने जब राहुल गांधी आए थे हमारे बुल्ढाना जिले में, तो मैंने उनको बताया कि मेरी माँ का नाम इंदिरा है। क्या तो बात है उन्होंने तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मैंने कहा मैं फौजी का बेटा हूँ, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो जब उनको फौजी का बेटा हूँ बोलने के बाद उन्होंने जब मुझे गले लगाया और मेरे पीठ थपथपाई, तो उससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उनको फौजियों के बारे में उनको बहुत ही सहानुभूति है, प्रेम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे। राहुल गांधी जी ने आज कहा कि लोकतंत्र खतरे में तो है ही, संविधान खतरे में। हम सबको संविधान को बचाना है। संविधान ने हम सबको हक भी दिया, ऑब्लिगेशंस भी दिया है। बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, मगर मोदी जी का कहना है कि नष्ट कांग्रेस ने किया है। नेहरू के जमाने में आप प्रेस फ्रीडम को ब्लॉक कर रहे थे, इंदिरा गांधी के जमाने में आपने इमरजेंसी लाया, पूरे देश को फ्रीडम आपने कब कर दिया। राजीव गांधी फिर प्रेस को फ्रीडम को कब करने के लिए कानून बना रहे थे। राहुल गांधी जी ने खुले लोकसभा में बिल फाड़ दिया जो मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट ने सैंक्शन की देते। ये लोकतंत्र का खात्मा, संविधान का खात्मा आप कर रहे हो धोने साहब, तो कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार निर्णय लेती है
तो ये उसका विरोध संसद के बाहर करते हैं बीजेपी वाले, ये जलाते नहीं, ये बिल की प्रतियां जलाते हैं, ये आंदोलन करते हैं, बोलते हैं बकवास बिल है, ये कानून बोगस कानून है, जो भी बातें करते हैं तब अपमान नहीं होता है। सिर्फ राहुल गांधी ने पन्ना फाड़ दिया कि जो कानून बना था उनको लगा बराबर नहीं है, गुनहगारों को एक मौका दे रहा है, गुनहगारों को एक छूट मिल रही है कानून से, तो उनकी नाराजगी व्यक्त की है। उनका तरीका क्या हो सकता है वो ठीक है, उनके जो सलाहकार ने बोला कि ऐसा करो, तो वो इवेंट के जैसा करने की उनको जो सलाह दी होगी या उनके दिल में आया होगा कि ये कानून बहुत गलत है। उन्होंने, वो बहुत सीधे आदमी है, जो बात है वो सीधे बात करते हैं, तो उनको लगा तो उन्हें कर दिया। इसका मुद्दा इन्होंने उठाया। जब मनमोहन सिंह को ये गालियां देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये तो इसमें रेनकोट पहन के नहाते हैं और क्या क्या नहीं बोला उनको, तब उनका अपमान नहीं हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ। और एक पन्ना फाड़ दिया कागज का तो वो देश का अपमान हो गया संसद का। ये तो दोगली नीति है भाजपा की। तो इसमें जाना, ये कोई, इसमें कोई दम नहीं है बात में। रही बात ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने दबा के रखा, ऐसा कुछ नहीं। मीडिया ने बताया कांग्रेस के खिलाफ कितना बोला है, और सब मीडिया ने बताया, आप लोगों ने, सब मीडिया ने बताया कि ये शिवराज पाटिल जो महाराष्ट्र के जो केंद्र में गृह मंत्री थे, इन्होंने 4 बार ड्रेस बदले। बताया कि दिल्ली में बॉम्ब हुए और घूमे, एक दिन में 4 ड्रेस बदले। सोनिया जी ने देखा, टीवी पे देखा सोनिया जी ने बोला आप रिजाइन दे दो, उनका रिजाइन ले लिया। ये जो विलासराव देशमुख जो थे वो गए थे, उनके लड़के ने बोला मैं भी जाना चाहता हूँ, तो वो लड़का गया उनका, राम गोपाल वर्मा गए और वो होटल में गए जहाँ पे आतंकवादियों ने लोगों को मारा था। तो वो न्यूज चलाई आप लोगों ने, मीडिया ने, कि देखिए मर गए और इनको तो पिक्चर बनाने की सूझ रही है। तो ये भी सोनिया गांधी जी ने टीवी पे देखा था, उन्होंने बोला इनको कि आप दे दो। तो कपड़े बदलने पे एक दिन में 4 ड्रेस बदले, और आपने वो होटल में राम गोपाल वर्मा को लेके गए, वो जो फिल्म डायरेक्टर उनको लेके गए। तो इस मुद्दे पे सोनिया जी ने उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया कि भाई ये ऐसा नैतिकता में बैठता नहीं। तो नैतिकता की जो बातें हैं, सोनिया जी के पास जो नैतिकता है और वो देश में जो संदेश देना चाहती है कि नैतिकता इस्तीफा लिया, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया, और क्या बात थी, छोटे से कारण थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये चीज है। अडानी अंबानी को बार बार जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी साहब ने अडानी अंबानी को पैसे दिए और अडानी अंबानी पूरे विदेश में खर्चा किया, देश में नहीं खर्चा किया। तो मोदी साहब का कहना है कि जो भी वेल्थ क्रिएटर है मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे वो अडानी अंबानी हो या हर क्षेत्र में। नहीं तो वेल्थ क्रिएटर देखिए ऐसा है, टाटा बिरला में और अडानी अंबानी में बहुत फर्क है। टाटा बिरला के पास पैसे आएंगे तो देश में लगाते, देश के गरीबों के लिए काम में आते हैं और वो चैरिटी भी करते हैं। लेकिन अंबानी और अडानी कोई चैरिटी नहीं करते हैं, वो तो पैसा सीधा मोदी जी को देते हैं और कुछ उनकी तो पार्टनरशिप के जैसा है। और आपको बोलूं, मुझे यहाँ पे मुंबई में एक है कोकिराबेन हॉस्पिटल, मुझे लगा अंबानी जी ने ये उनके माँ के नाम से बनाया, शायद चैरिटी के लिए बनाया होगा। मैं खुद जाके आया हॉस्पिटल में, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं, वो तो कमर्शियल हॉस्पिटल है। तो अंबानी के पास या अडानी के पास जो पैसे आएंगे वो सिर्फ उनके पास आएंगे, वो देश के गरीबों के, देश के मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं है। और ये जो इन्होंने अपने अडानी ने जो कोयले की ये लिए, हर जगह पे उन्होंने, मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया। श्रीलंका के वहां के वो एमएससीबी के जो अध्यक्ष ये चेयरमैन थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि मोदी जी का फोन आया था हमारे बिजली मंत्री को, इसलिए उनको हमने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिजली निर्मित का। तो ये तो उन्होंने खुल के बोला, बाद में उनका रिजाइन ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बोले थे कि अडानी को वो कोयले की जो है नहीं देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वो खान जो रहती है कोयले की वो नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने खुद बोला था सीबीआई अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि इनकी गारंटी ले आप। तो वो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में गए मोदी जी, मैंने पढ़ा है, वो उनके जो दौरा होने के बाद, वो विदेश में जाने के बाद उनका रहता है कि क्या हुआ इसमें, क्या हस्ताक्षर किए गए, क्या फायदा हुआ देश को। तो देश को कुछ भी फायदा नहीं दिखा। उसमें बोला है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे और दोनों देश अच्छे आगे चल के व्यापारी समझौता करेंगे। ऐसे ही हुए, सिर्फ हवाई बातें, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। चुपके से अडानी को कोयले की जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कोयले की, जो उनको खान बोलते हैं वो वहां पे, तो वो खदान वो दे दिए है उनको। और वहां लेकिन भारत अडानी में साहब तो आपकी सरकारों से भी बातचीत कर ही रहे हैं ना सर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो राहुल जी बोलते हैं कि इनका फायदा सबसे ज्यादा इनको ही होता है, अदानी और अंबानी जो है ना, तो इनको फायदा इनको ही होता है। चलिए सर, बीजेपी को अडानी ज्यादा अंबानी की फायदा। तो ये बात रही, लेकिन मैं आपसे एक मूल सवाल पूछ रहा हूँ कहीं ऐसा तो हाँ, नहीं है हाँ। कि बहुत ही ज्यादा आशान्वित हो गए हैं आप सब लोग, बहुत ही ज्यादा कि भाई क्योंकि बहुत यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं, एंटी मोदी यूनिवर्स जो है उसको एक मौका मिल गया है, वो बार बार मोदी जी को अटैक कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इस बार नहीं आ रहे। तो आप लोगों को भी शायद ऐसा लग रहा हो कि इस बार हमारी 300 सीटें आ रही हैं, 350 सीटें आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल लेट डाउन होगा, जैसे कि असेंबली इलेक्शन में हुआ, राजस्थान आप हार गए, मध्य प्रदेश आप हार गए, छत्तीसगढ़ आप हार गए, कहीं वही दोबारा तो नहीं होने वाला सर? नहीं, ऐसा है, आपको एक बात बताता हूँ, वो जो हुआ था वो हमारे जी। नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। देखिए, उसमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कि भाई अपनी सरकार आ रही, उसमें कुछ गलतियां हुई, इसीलिए वहां पे सरकारें नहीं आ सकी। लेकिन आप जो बता रहे कि यूट्यूबर जो एंटी मोदी, वो एंटी मोदी नहीं है, वो देशभक्त लोग हैं जो सच्चाई बताते हैं। एंटी मोदी नहीं, वो खामियां बताते हैं कि मोदी जी ने ऐसा बोला था, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये अभी ये जो कि ध्रुव राठी हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, बहुत सारे वो लोग हैं, वो तो लोग बात करते हैं तो सीधी बात करते हैं। तो जब इनके पास बीजेपी के लोग उनको देशद्रोही बोलते हैं, नहीं, बीजेपी देशभक्त के लोग हैं वो। बोलते हैं कि उन सब लोगों को पैसा मिलता है आप लोगों से। वो आपको आप भी लोग जो हैं देशद्रोही, आपको भी देशद्रोही बोल सकते हो सर, क्योंकि वो तो आप नॉर्मल कांग्रेस है वालों को बुलाते हैं सर, वो तो आपको नॉर्मल है, कांग्रेस लेकिन वालों को बुला- लेकिन हमें किसी से कुछ नहीं मिलता सर। नहीं, हमको पता है, आप हमको बार बार कांग्रेस वालों को बुलाते हैं और हमारा ये करने, हम समझ गए कि आप वो गोदी मीडिया के लोग नहीं है, आप ईमानदार सच्ची पत्रकारिता करते हैं। आपने अभी बीजेपी के शैलेश पांडे जी को बुलाया, बाद में हमको बुलाया, कांग्रेस के लोग, आप सबको न्याय देते हैं और सबकी बात सुनते हैं और पूरे दुनिया को बताते हैं। लेकिन ढोरे ये तो साहब सब- फिर भी अभी आप ये हाँ। बताएं कि मोदी जी अगर हार रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना हार रहे हैं, हाँ, तो कैसे हार रहे हैं वो जरा समझाइए, कहां से हार रहे हैं? मतलब अभी 303 सीट आई मोदी जी की पिछली बार, आप कह रहे हैं इस बार 150-200 आप छीन लेंगे। अरे वो 150-200 कम कहाँ होने वाली हैं, किस जगह होने वाली हैं? सुनिए, उनका जो प्रभाव है बीजेपी का, जो स्टेट में प्रभाव है वहां पे उन्होंने हाइट कर लिए थे, उसके ऊपर सीट नहीं ला। गुजरात में 25 सीटें है, 26 वहां पे आती है, उतने पूरे के पूरे उनके आगे। वहां पे 29 सीटें है। मध्य प्रदेश में 1 सीट आई थी कांग्रेस की, 28 सीटें बीजेपी आई थी, और गुजरात में 25 सीटें, 25 के 25 उनके आए थे। राजस्थान में भी 100%, 26 100% थे। अब इसमें तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं सकती। महाराष्ट्र में भी उनके 42 सीटें थे, तो अब उसमें क्या बढ़ने वाले हैं? और अभी आपने सुना होगा छगन भुजबल, जो अभी अजित पवार के साथ में बीजेपी की सरकार में वो मंत्री है, उन्होंने बोला था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब के बारे में जनता में बहुत सहानुभूति है, बोला, आपने सुना है। अभी आज महादेव जानकर, जो धनगर समाज के बहुत बड़े नेता है, जो मंत्री थे बीजेपी के सरकार में, फडणवीस साहब के सरकार में मंत्री थे, और जो परभनी से, मराठवाड़ा के परभनी से, वो अजित पवार के कोटे से उनको टिकट दिया था, उनके खुद की पार्टी से खड़े होते वो, तो राष्ट्रीय समाज पक्ष। आज उनका स्टेटमेंट आया कि पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में बहुत सहानुभूति। दोनों साहब, मगर आप हमको समझा दिए, बिकॉज ये सिंपैथी कैसे आएगा उद्धव ठाकरे जी के पास? बिकॉज आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या बाला साहब ठाकरे जी के सपने हैं, वो एकनाथ शिंदे जी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को आगे कौन लेके जा रहा है? वो मोदी जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी लेके जा रहे हैं, ये नकली सेना है। तो क्या नकली सेना के पास सिंपैथी जाएगा? राम मंदिर के जो सपना देखने वाले शिवसैनिक, वो उद्धव जी को वोट देंगे, और आर्टिकल 370 बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, वो पूरा मोदी जी ने किया। क्या ये सिंपैथी उद्धव जी के पास जाएगा? दोनों साहब, नहीं, देखिए ये जो मुद्दे है, राम मंदिर का मुद्दा और ये 370 का मुद्दा जो है, ये एक भावनात्मक मुद्दा है। ये लोगों के जीने मरने का कोई मुद्दा नहीं, लेकिन लोगों को प्रभावित करता है ये मुद्दा कि भाई ये 370 हो गया, ये अच्छा हो गया, राम मंदिर बन गया, अच्छा हो गया। लेकिन राम मंदिर में बीजेपी का क्या संबंध है? राम मंदिर बना,
वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश कि राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। वो तो उसमें बीजेपी ने क्या, बीजेपी ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसा लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि हर जगह पे जिन्होंने नहीं वो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी की तस्वीरें इतनी बड़ी राम मंदिर के साथ। नहीं, आपने वो भी फोटो देखी होंगी कि मोदी जी बड़े हैं और राम छोटे हैं। मोदी जी की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं राम लला छोटे हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल है। नहीं तो वो ये क्या बोलते, हम राम जी को लाए। ये कौन है राम जी को लाने वाले? ये क्या भगवान से बड़े हैं राम जी को? नहीं, कहां से लाए? राम जी बहुत पुराने। राम जी सबके दिल में है, कन कन में है राम, सबके दिल में है। हर हिंदू के, इस देश में रहने वाले सबके दिल में है राम। हम भी 500 साल का संघर्ष धोनी साहब, 500 साल का संघर्ष मोदी जी के काल में आकर पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ, पुनर्निर्माण पूरा हुआ। वो बीजेपी का कहना है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता है, 370 हो, ये जो भावनात्मक मुद्दा है राम मंदिर का, वैसे ही शिवसेना किसकी है, किसने बनाई थी? वो बाला साहब उसकी स्थापना की है। और उसके बाद में जब बीजेपी के खिलाफ लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, यानी शिवसेना अलग लड़ी 2014 में और भाजपा अलग लड़ी, तो फिर भी उन्होंने 63 सीटें लाई थी। उद्धव ठाकरे ने अपनी जो खुद की जो काबिलियत है, खुद का नेतृत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि खुद के बलबूते पे उन्होंने बगैर भाजपा के उन्होंने 63 सीटें लाई थी। तो वो तो सिद्ध हो गया। तो लोगों को ये लग रहा है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है, उनके लड़के को ही मिलनी चाहिए, वही असली शिवसेना है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि वो बोल दिया कि उसको, ये तो एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि हमको दे दिया शिवसेना, उन्होंने, बीजेपी ने हमारा काम कर दिया, हमने जो हमारा जो काम था हमने किया और उनका काम जो था उन्होंने हमको किया और हमको शिवसेना दे दिए, उन्होंने तो कबूली दे दिया है। तो ये है। और अभी देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना किसने की है? शरद पवार साहब ने की है। शरद पवार साहब अभी भी जीवित है। जब जीवित रहते हुए उनके हाथ से निकाल लिए और उनके भतीजे को दे दिए, तो लोगों का, और वही भतीजा जो मोदी जी बोले कि सिंचन घोटाला है, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, जेल में डालूंगा, तो 3 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो लोगों के सब दिखा। इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार साहब के बारे में जो सहानुभूति बढ़ रही कि इनकी बनाई हुई पार्टी, और सर आखिरी सवाल ये सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इशू जो था इस बार मेरी समझ में सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा हथियार मिला था ऑपोजिशन को सर। लेकिन वो कहाँ गया? उस विषय के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी भी इतने चरण हो गए हैं, अभी भी एजेंडा जो है वो मोदी जी सेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपकी अगर 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस चुरा लेंगे, एक्सरे मशीन लेके घूमेंगे। तो और क्या प्रदीप जी, वो रिजर्वेशन का सवाल जिसके बारे में अभी बात हो रही है सर, पूरे अभी भी जो हमारा डिस्कशन हुआ है इतनी देर का, तकरीबन 29 मिनट हम लोग एक दूसरे से बात करते रहे, आपने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मेंशन नहीं किया। नहीं, मैंने बोला चंदा का, बोला ना मैंने, चंदा बीजेपी को ज्यादा मिला। मैंने बोला उसका मुद्दा कि चंदा जो है लोगों ने देखा है कि इनको ही चंदा दिया लोगों ने, ये बोला है मैंने। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड शब्द नहीं के लिए चंदा बोला मैंने। आज वो सोशल मीडिया पे वो चंदा चोर वही चल रहा है, वही मुद्दा है और उसको नाम ही चंदा चोर बोले। सुनिए, ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी सेट करते हैं, क्योंकि मोदी जी के पास पूरा मीडिया है, जो मोदी जी बोलते हैं पूरा दिन भर दिखाते रहते हैं। और कांग्रेस का कौन दिखाएगा? आप जैसे कुछ चैनल है जो दिखाएंगे, बाकी कौन दिखाएगा? तो वो तो सेट वो जो करेंगे पूरे दुनिया में दिखता है, मीडिया उनके पास है, अखबार को बड़े तादाद में पैसे देते, जाहिरात देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो सब मालिक भी उनके पास है। वो शरद पवार जी का पेपर है सकाळ, आज उनके जो भतीजे हैं वो भी मोदी जी का गुणगान करते हैं। बहुत सारे और बड़े बड़े हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनाया था, वो भी डर रहे के मारे लोग उनकी झूठी तारीफ करें उनके सारे, इसलिए कांग्रेस के साथ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जनता को सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो ज्यादा बनाना चाहिए था। जिस प्रकार एक मतलब सही बात है, बीजेपी ने 2G स्कैम को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के कहा 1,73,000 करोड़ का स्कैम। अरे कहाँ गए 1,73,000 करोड़? अभी तक ढूंढ रहे हैं लोग उसको, कहाँ पर गए?
तो वो सर नहीं, वो तो आपकी गलती है ना, वो अगर तो आप जो चुपचाप बैठेंगे आपके लिए कोर्ट कौन में नाम गए करेगा? तो नहीं, सही बात है। लेकिन फिर वो भी कोर्ट ने बोला है कि मैं तो इंतजार करते बैठा कि कब लाएंगे पुरावा टूजी स्पेक्ट्रम का, कोयले घोटाले का, लेकिन कोई पुरावा ही नहीं आया है। सर वो कोयले हाँ, घोटाले तो वाले बोले तो उन्होंने, जनार्दन वो रेड्डी साहब वापस आ जज- गए, वो तो बीजेपी में आ गए। जनार्दन रेड्डी साहब तो अभी बीजेपी में है। लेकिन खैर छोड़िए, इस नहीं, बार अभी आपने देखिए, लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस बार आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा रहा है। राहुल गांधी जी, नहीं, प्रियंका हमने गांधी जी का लड़ा है। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जी बोलिए सर प्लीज। हमने नहीं लड़ाया, जनता ने ही उनके खिलाफ वोट दिया। जनता को लगा कि कांग्रेस ही अच्छी है, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता ही हमारे साथ आ गई। हमारा उसमें कुछ नहीं, पार्टी का कुछ नहीं, जनता हमारे साथ आ गई, इसलिए अपने आप माहौल बन गया। चलिए सर, हमने आपको तो- बहुत बहुत शुभकामनाएं, हाँ सर, थैंक बहुत यू सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो Thank मच you, सर। sir. नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय- भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Thank you. ठीक। But Pradeep ji, I personally feel that the electoral bond issue could have been, you know, There are many issues that they can highlight. In fact, they just concentrate even on their manifesto and just That's highlight it. all the great things that they're doing it, which nobody can do it. Instead Then- of that, yes. I think they got distracted. And they follow what Prime Minister Modi says. That's And right. They got distracted by the Prime Minister because the BJP is very adept at this. They're very adept at changing the agenda, setting the agenda, setting the boundaries of the agenda. The They're BJP really good. says the Congress manifesto is an unachievable manifesto, it's just an imagination. But then that is what the BJP says. They're stumped by the kind of manifesto the Congress has produced. So Congress has to just focus. Then पैसे कहाँ से There are लाएंगे, still- यहाँ से लाएंगे. There are still two. एक लाख रुपया महिला को देंगे, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख जॉब्स हम परमानेंट कर देंगे, 25 लाख का इंश्योरेंस. Why? This is a health benefit. 25 लाख का गरीब से गरीब श्रमिक. Your change is a game changer. पूरा revolution है सर. Pradeep ji, there are still 2 phases left. Yes, yes. 25 तारीख को चुनाव है और उसके बाद आखिरी है शायद 1 जून को. तो I think you still have some time. The BJP, the Congress should really gear up, pull up its workers from the bootstraps and start making the right noises, irrespective of anything else. I would say if the Congress can go up from 50 even to 80 or 90, that will be good enough, very frankly speaking. That will be good enough to harm the BJP, very frankly. Because the BJP is going on the assumption that the Congress will come down, that they will come down to less than 40 seats. That was That's Prime what- Minister Modi saying. Yes. आप recognized opposition party तो बनो. मैं चाहता हूँ कि आप recognized opposition party बन जाए. तो इसलिए आप merging of all smaller parties into the Congress. इसलिए बात कर रहे हैं because you doubt whether you're going to be the official recognized opposition party. Right, That is- let's go straight across to, I think, Dr. Surena Malhotra. She's with us right now. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Namaskar, ma'am. Namaskar. Yeah, namaskar. How are Happy you? post-election period, at least in Maharashtra. Yes. Of course, we have to gear up for the other places, but in Maharashtra, it feels very empty, you know. Yes. It feels Yes. quite different. तो But, कैसा रहा, कैसा आपके मुताबिक अगर आप विश्लेषण करें, if you do an analysis of Mumbai and of Maharashtra, what struck you as the most important feature of this election, Dr. Malhotra? See, most important feature was that, there are 2-3 important features. I wouldn't categorize which is the most important, but after a long period, we saw all the opposition parties, Maha Vikas Aghadi, everybody, every Karyakarta coming together. You know, there was no, there were no fights, there were no misunderstandings, nothing. All of them came together with a single purpose of, defeating BJP and defeating Mahayuti. So they all came together, all of them together, and even the people were also involved in this whole election. So everybody was involved. Of course, there were a lot of other things because of which maybe the turnout was a little bit less than what was expected. Maybe the heat, maybe some other factors and all. But we saw that all of them had sort of made the determination that they have to now change. लोकशाही को बचाना है और सब लोग, despite हमारे पार्टी को यहाँ पे there was no seat, we didn't have a candidate, but we all did
for Shiv Sena, for Thackeray Shiv Sena, and for Congress, we all came together, with the single purpose of being united and doing something which is required for the nation. Yeah, it was amazing. What you're saying, Dr. Malhotra, is fantastic. That is exactly right. You fit in so well, you all were gelling so well, you all were supporting each other so well. It was naturally coming out. Wherever you wanted, your people were there. From whichever sections of whether NCP, UBT or whatever, they were there. And that was, we saw at least in every sections in Mumbai, we saw your absolute holistic gelling. That was fantastic. Yes. एंड शरद पवार साहब ने कह रहे कि आलोचना किया मोदी जी के, बोले 400 प्लस तो एक सपना है, कहां से आप 400 प्लस लाओगे? 400 प्लस हो ही नहीं सकते आपका. He says MVA is going to take more than 50%. शरद पवार जी said, and शरद पवार जी और एक कहा कि जो पर्सनल अटैक्स करते हैं शरद पवार जी पर वो मिट जाते हैं. बोले कि पहले भी खैरनार ने, GR खैरनार ने किया था, अन्ना हजारे ने किया था, आज मैं खड़ा हूं, अन्ना हजारे कहां है, खैरनार कहां है, कोई. So he said personal attack is going to cause the BJP. How do you see that? See, because क्या है कि यहाँ पे लोग सुज्ञ हैं. People are, I mean, educated. Even people may be of the low, the low income strata or everybody, but everybody is nowadays watches that, paper पढ़ते हैं, media देखते हैं, YouTubes देखते हैं. Maybe media पे सब नहीं आता है, but there is a lot of exposure to what is really happening. So people are in their way, they are all educated. एंड वहां पे उनको मतलब सबको लगता है, एक तो पवार साहब को और उद्धव जी, उनको सिंपैथी फैक्टर तो है ही है, बिकॉज जो उनकी पेरेंट मतलब उनके जो पक्ष थे उसको जिस तरह से तोड़ा गया, ये किसी को भी महाराष्ट्र में अच्छा नहीं लगा है. उनके पास डेफिनेटली लोगों को इनफैक्ट ज्यादा प्रेम ऊपर आया है कि नो, वी हैव टू बी विद देम, वी हैव टू सपोर्ट देम, कि दे आर जो बोलते हैं ना असली शिवसेना, असली हमारी एनसीपी. तो उनको सपोर्ट करने का लोगों ने ठान लिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने ये ठान लिया है. तो इनफैक्ट तो लोगों को ये पता चलता है कि बीजेपी के लोग कैसे पीएम मोदी जी यहाँ आके बड़े बड़े भाषण देके, उनका मेन मुद्दा क्या होता था? क्रिटिसिज्म. Bhatakti Atma. Dr. Malhotra, Pawar Sahab was actually hurt by the Bhatakti Atma statement of Prime Minister Modi. He says he has lowered the dignity of the post of the Prime Minister by calling me Bhatakti Atma. That was very bad, I think. Dr. Malhotra. Exactly. See, once upon a time when BJP, BJP and a party, they were in opposition. Like Advani, Atal Bihari Vajpayee. In fact, there was a time when Atal Bihari Vajpayee, he used to in fact consult Pawar Sahab ji. He used to say that नहीं, पवार साहब रहे हैं, उन्होंने काफी बड़े पोस्ट पे आप रहे हैं, उनका मतलब he is like a father and उनका तजुर्बा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है. तो इनफैक्ट दे यूज्ड टू कंसल्ट ईच अदर. तो ऐसे सब अच्छा माहौल था. देयर वाज अपोजिशन, मतलब इट वाज अ वैचारिक लड़ाई होती थी. पर अभी तो पूरा चेंज हो गया है. इनफैक्ट पीएम मोदी जी, मुझे लगता है कि उनको अभी पता चल रहा है कि उनकी मतलब आई थिंक दे आर गोइंग टू बी डिफीटेड. शरद पवार जी, डॉक्टर मल्होत्रा वाज वेरी वेरी इमोशनली कहा कि जब he was the CM of Gujarat, Narendra Modi ji, the whole Congress hated him. But it was Sharad Pawar ji who took him to Israel because it was something of an agricultural visit to understand agriculture. He went against all norms and he took Chief Minister Modi, then Chief Minister Modi, along with him to Israel. He reminded him that. He reminded him that is politics. Sharad Pawar ji, the greatness of Sharad Pawar. Dr. Malhotra. That is the good politics. I mean, Pawar Sahab has always seen किसी के कुछ अच्छे गुण होंगे, किसी के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है. Ultimately क्या है, कोई साथ में आके लोगों के लिए कुछ अच्छी बात होने वाली होगी, तो why not? Pawar Sahab has always been that way, so open. And this is what is the maturity which I would say our party people like Pawar Sahab ho, Supriya Tai ho, they always have. You saw in the whole election, like Pawar Sahab को आपने देखा, he used to be cool and calm. Of course, when the politics is going so low, naturally he is going to be angry कि where this politics is going. This is not the way he saw things. And आपने सुप्रिया ताई का भी देखा, पूरे इलेक्शन में उन्होंने किसी के ऊपर unnecessary criticism नहीं किया, कि किसी को नीचा नहीं दिखाया.
हाँ, जो भी कोई बात करते थे उसका रिप्लाई तो जरूर देते थे, बट वो उनका उसका रिप्लाई इस तरह से देते थे कि हाँ देखिए हम लोग ने ये काम किया है, कि आप बोल रहे हैं हम लोग ने काम नहीं किया, तो ये देखिए हम लोग ने ये काम किया है. That is the way like explanation she was giving, you know. So we have seen it is good politics, and then the politics is a very dirty politics which went on. So you know? Dr. Surena Malhotra, जी. who do you think the low turnout will favor? See, I mean, this is, I would say, I'm talking on this, but there are a lot of news which has come. I don't know the reality of that news, but lot of people in the areas, the crowded areas, they were coaxed that okay, don't go and vote the next day. Huh? They were of something was offered, and then they were, the sahi was put on the ink was put on the finger and said, don't go over there the next day. This is what I've heard. I am not saying anything. I mean, this is what I've heard. People, our Karyakarta have, the ladies, even the ladies have phoned, this is happening in their area. So, and that was happening in the areas where the Muslim community was staying, So the such news has come. So we don't know what Dhadabshai, which happened also in Baramati and all. We have heard that people were told not to go and vote. So if this is the thing, then well, it's different. But yet Mumbai is quite. I mean, they have fared. I think all our candidates have fared very well. Dr. Malhotra, yes. You are praising Supriya Sule. The whole country praises Supriya Sule for her performance, for the behavior of Supriya Sule, the maturity and the talk in parliament. She is unparalleled and she has won many awards for that. But today Piyush Goyal, he attacked Supriya Sule. He said, Sharad Pawar damaged the NCP to protect Supriya Sule ji. Now he says 2014, you look what Pawar Sahab did, 2017 and 2019, Sharad Pawar himself had sent Ajit Pawar to take the swearing ceremony along with Devendra Fadnavis. Now he goes further to say that Supriya Sule was promoted by Sharad Pawar Sahab and Ajit Pawar was a natural leader which Pawar Sahab wanted to suppress. Now how far is it true? I don't know. Piyush Goyal's allegations. This is what people always say. This is the thing which they are going to say. But Supriya Sule Taiji, she has always won with her own efforts. She has won the election with great majority, and she has performed so well in the parliament that she has been awarded Samsad Ratna, Mahasamsad Ratna. So all these are we have all seen her talking, and she is like bang on to the point. Even when we discuss with her, she sort of grasps the whole thing, what is the exact problem, and then she represents everybody in the parliament. So it is not something that the candidate doesn't know anything and only Pawar because of Pawar Sahab. No, she has on her own efforts, on her own intelligence, she has been where she is, and she is a fantastic, बहुत अच्छी नेता है. We are all proud of her. So how can you say just because she is the daughter doesn't mean that he is promoting? No. But Mr. Piyush Goyal should be the last to talk about it. Piyush Goyal's father himself was a politician. So is the case with so many other people. Practically everybody in the BJP in a position of power, apart from Mr. Modi himself and Mr. Amit Shah, belongs to a political family. I mean, so I think that is now a bit of a joke. And but the thing is that these people are the main people who set the narrative. So then the other BJP people also have to follow them. So that's the way it is. Just like Dr. Sambit Patra says that Lord Jagannath, Bhagwan Jagannath, Modi ji के भक्त हैं. ऐसा पूरी में कहा उन्होंने. क्या बोले अभी इस बारे में? Right, yeah. लेकिन आपको ये बता दें कि इसी शो में यहीं पर हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, बहुत बड़े पुराने संघ के कार्यकर्ता थे और अभी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में. उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी विष्णु जी के 11वें अवतार हैं. यही इसी शो में कहा है. And he was the first person to say so right here. He is the 11th incarnation of Vishnu. So how many likes did he get after the show? We have to see that. नहीं, वो बेचारों को अभी तक कुछ मिला नहीं. मिला नहीं है. नहीं, कुछ नहीं मिला. वो बोल रहे हैं अभी. तो लेकिन फिर भी मेरा कहना है ये नया ट्रेंड शुरू हुआ. पहले इंदिरा जी के वक्त था, इमरजेंसी के दौरान कुछ लोगों ने इंदिरा जी के नाम के मंदिर भी बना दिए थे, वहाँ पे आरती भी होती थी, पता नहीं क्या कुछ होता था. टमटा साहब एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंडिया वगैरह ये सब कहा था.
लेकिन इमरजेंसी के बाद और जनता पार्टी के बाद जब वो वापस आई ये सब बंद हो गया और उसके बाद फिर ये इसका चलन जो है प्रचलन नहीं हुआ। अब एक बार ये फिर शुरू हो गया है मोदी जी को लेकर के कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। मोदी जी की तस्वीर है हाथ पकड़ते हुए रामलला की। मोदी जी की तस्वीर तो बहुत बड़ी है, उस मामले में रामलला छोटे हैं। वो तो रामलला है ना, बालक है तो भी बालक भी हो जो भी हो, आप भगवान मानते हो तो भगवान की मूर्ति, भगवान से तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। और ये जो बात मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमने लाए, आप मुझे बताइए क्या पूरे इंडिया में राम के टेम्पल्स नहीं है क्या? देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, even where I stayed on every corner there is a रामलला का there is a temple। और वो तो राम जी वहाँ पे मतलब बड़े हुए हैं अपने भाई के साथ, अपने वाइफ के साथ, सीता माँ के साथ उधर है। तो इन्होंने तो अभी बचपन में लाए दिखा रहे हैं, तो ये तो यहाँ आके कब से बड़े हुए हैं जी। डॉक्टर मल्होत्रा, शरद पवार साहब ने आज कहा कि 2004 में जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन था, द इंडिया शाइनिंग कैंपेन, Praful Patel ji came and told him that let us join Atal Bihari Vajpayee, let us join the BJP। पवार साहब ने तब भी उनको कहा, I don't believe in the India Shining campaign and they will lose because they cannot translate into votes and they lost। He says that's what I've got a fantastic judgment of how the politics works, that never worked and will not work now, even now। Now he's got fantastic analysis of political system, how it works। Sharad Pawar ji, how do you see that? He says it's not going to work now also। 410 नहीं होगा। Pawar ji has always, Pawar sahab has always said that any politician or the politics works if that particular politics is for the people। It is very important that it has to be for, F-O-R capital में, that it has to be for the people। If the things are only show shining, if खाली advertisement बहुत हो रही है, तो वो जो है वो सब नहीं चलेगा। देखिए पवार साहब ने जो काम किया, जो फार्मर्स के लिए काम किया, और उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम समझ के उनके लिए काफी चीजें की। जैसे फार्मर सुसाइड कर रहे थे, उनके बड़े कर्जों में डूबे थे, तो उन्होंने बड़ी 70 लाख की कितनी सारी बड़ी कर्ज माफी कर दी। 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की। तो मतलब इतनी सब चीजें उन्होंने की, तो सोच के ही उन्होंने कुछ किया। महिलाओं के लिए इतना किया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ग्राम पंचायत में, स्थानिक स्वराज्य संस्था में उनको आरक्षण दिया, उनको रिजर्वेशन, पुलिस भर्ती में भी 11% रिजर्वेशन दिया। तो काफी चीजें पवार साहब ने एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए वो समझ के उनको दिए हैं। तो ये मोदी, आई थिंक द बीजेपी इज फेलिंग समवेयर वेयर दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग द वर्क। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है मैम जी कि जब भी देखिए साहब पवार साहब ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया सबको मालूम है, हम जानते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आप में ये बहुत बड़ा फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी करती है वो मतलब बहुत बड़े हो हल्ले से करती है। हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ आता है, उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं, ना जाने क्या। अब जैसे 50% महाराष्ट्र में कब से, बहुत पहले से ये, जब शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे, 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन ऑल पंचायती राज कमेटी, हर जगह पे ये शरद पवार जी लेकर के आए, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो मतलब आप खुद सोच के बताइए ना, तो इसमें गलती किसकी? गलती तो आपकी है ना। आपको इसका प्रचार करना पड़ेगा। मैं तो आपके शो पे हमेशा जब भी आई हूँ तो मैं तो फार्मर्स के बारे में बात करती हूँ, महिलाओं के बारे में बात करता है। और नहीं, अभी ये बात हो रही है, ये बात सब जगह पे हो रही है। मतलब दिस एटलीस्ट महिलाओं का, फार्मर्स का, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई के प्रॉब्लम है, कैसे वो नहीं करते। मोदी जी कैसे शो शाइनिंग करते हैं, उनकी शो यात्रा कैसे हो गई। अभी तो लोग उनके बड़े बड़े कोई उनके भी मतलब दूसरे किसी के होर्डिंग्स को भी लोग डरेंगे। अभी पहले तो लोग देखते थे ओ इतना बड़ा फोटो है, अभी तो लोग बड़े होर्डिंग्स को भी डरेंगे। यू नो पीपल सी ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब बातें लोगों ने इस इलेक्शन में देखी हुई है, और महाराष्ट्र के लोग उसी हिसाब से उन्होंने, आई एम श्योर दे मस्ट हैव वोटेड एज पर दैट।
Dr. Malhotra, Pawar Sahab was hurt. I think Pawar Sahab is actually hurt by the betrayal of Praful Patel. Praful Patel ने जिस प्रकार से betray किया, बोले कि सब कुछ हारने के बाद भी मैं आपको सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दिया, अच्छा पद बना दिया, आपको पद दे दिया, अच्छा पद है सिविल एविएशन मिनिस्टर. You lost. He says you lost in Gondia to Nana Patole. आप हार गए और तब भी मैंने आपको साथ में ले लिया, आपको राज्यसभा से इलेक्ट करके वहां पर मंत्री पद दिला दिया. हमेशा मैंने आपको मदद किया हूं. And look at what you have done in return. Now you have joined the BJP in spite of. So I think he's not going to forgive Praful Patel for what he has done, because he has done a lot of things for Praful Patel, Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal, जितने लोग हैं कमाल के उन्होंने मदद किया है शरद पवार साहब ने. Exactly, as we had seen from before, they were such a close-knit, they were like a close-knit family. Pawar Sahab and Praful Patel was always involved in, all that, जो important meetings होती थी, जो खास meetings होती थी, सब जगह पे मतलब Pawar Sahab used to wait. अच्छा Praful Patel जी कभी आ रहे, कभी छगन भुजबल जी आ रहे. So Pawar Sahab has always given them equal importance, taken their advice, and involved everybody in that and given them a chance. देखिए साहब, ऐसा है सुनीता मल्होत्रा जी, जहां तक छगन भुजबल जी का प्रश्न है, छगन भुजबल जी को शिकायत हो सकती है, उनको हो सकती है, प्रफुल्ल पटेल साहब को बिल्कुल नहीं हो सकती. बिल्कुल नहीं, क्योंकि छगन भुजबल साहब को ये लग सकता है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दिया गया तेल की स्कैम को लेकर के, और वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अलग बात है. उनको जेल जाना पड़ा बेचारों को, छगन भुजबल जी को. वैसे बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे. प्रफुल्ल पटेल जी का जहां तक प्रश्न है, प्रफुल्ल पटेल साहब जो हैं, उनका हाथ तो कभी भी शरद पवार साहब ने कभी नहीं छोड़ा. साथ में रहे, हर चीज में रहे, भले जितने मर्जी. इनके ऊपर कितने लांछन लगाए गए प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर कि इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, या इकबाल मिर्ची को आपने प्रॉपर्टी दे दी, या कुछ भी जो भी हुआ, मतलब आपके माफिया के साथ संबंध थे, ये वगैरह वगैरह वगैरह. शरद पवार stood by Mr. Praful Patel like a rock. Yes. And for Praful Patel to do this, I think is very strange. Why do you think he did it? Why? I mean, now of course people must have analyzed. यही एक तो जैसे everybody has the ego problems. पवार साहब बोले रिटायर होने वाले हैं तो कहाँ किसके हाथ में जाएगी, वो एक था. ऑफ कोर्स उनके ऊपर काफी वो भी थे. I mean there were a lot of things. जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन सबको अच्छी लगती है, then there is nothing, then they go to the BJP to try to be clean. Because about Praful, I am very I am really truly surprised. And Praful is a very good friend of mine. I have known Praful since 1993, and he didn't strike me as the kind of person who would ever do this to Mr. Sharad Pawar. He would never. He used to swear by him, and there was no way that he could have done it. So when we are feeling it, what I am leading up to is this. When I am feeling it, what would the people of Maharashtra be feeling? Exactly. That's what I want to know from you. कि महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे होंगे अभी प्रफुल्ल पटेल साहब? महाराष्ट्र के लोग, मतलब यही तो बात है, ये चीज की इतनी सिंपैथी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं ना कि हमारे मतलब घर में किसी फादर को किसी ने हर्ट किया तो जो भावना आती है कि हाउ कम दे कुड डू दैट, एक भाई अच्छा होगा तो दूसरे भाई हर्ट कर रहा है तो उसको देख के कैसे लोगों को लगता है कि अरे हमारे पिताजी जो इतने अच्छे हैं, जो इतने सबको लेके चलते, उनको हर्ट किया. दिस इज नॉट फेयर. सो खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा किया, व्हाटएवर डिफिकल्टी होगी क्या होगी, या दैट वाज अ मास डिसीजन. अजीत पवार जी ने सबको कन्विंस किया, व्हाटएवर, ऑल ऑफ देम डिड टुगेदर समथिंग, और दे थॉट कि इसके बाद में अभी पवार साहब की मतलब पार्टी कुछ नहीं होगा, इट विल बी ऑल क्लोज, और यही हमारा सब रहेगा. So, but then this is, people have reacted very strongly to this. In fact, right. we were Thank you so much, surprised. Yes. Thank you. We don't want to get you more emotional. I know this is a very emotional subject for you. We can see it. We can see it in your eyes. You've almost got tears in your eyes. But we know how closely attached you are to Pawar Sahab. But the fact is, anybody would be. Let's be very clear. All those people who work with NCP, they really have a lot of affection, actual fondness and respect for Sharad Pawar Sahab. On that there is no doubt. Thank you very much, ma'am, for joining us, and all the very best to you. I hope you get a good result on 4th of June when we shall meet again, hopefully. Thank you very much, ma'am. Namaskar. Thank you. Namaskar. Good night. Goodbye. So Pradeep ji, Sandeep Katke sahab can't join us now, and that's just about it.
I was thinking we would discuss the Swati Maliwal case with him. Yes, yes. Maybe he's very busy in something else. He can't join now. That's what he says. So that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। हाँ भाई, वो क्या है, क्या बोलते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो घंटी बजेगी अभी, दैट सब्सक्रिप्शन बटन, दैट बेल, उसके ऊपर वो बेल आइकन के ऊपर जरूर प्रेस करें प्लीज। और नाउ वी आर इनटू द लास्ट स्प्रिंट, द वेरी लास्ट स्प्रिंट ऑफ द इलेक्शंस, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द 4th of June. By the evening we shall know where everybody stands. So I think by afternoon we'll know it. by afternoon we'll know the trends. Yes, By yes. evening those trends would have solidified. Then we would know exactly where who stands. That's it from the entire team at Nation Now. From Pradeep ji and myself, आपको नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.